है ना भाई? ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। चालू करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम बहुत सारे। बेसिक मैथ्स हो या फिर टेस्ट के क्वेश्चंस हो या फिर लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस हो, सब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की क्लास है आपकी आज। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में आपको साथ में सॉल्व करना है मेरे। आई बात समझ में? संडे वाला जो टेस्ट था उसके कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं सबसे पहले। चालू हो जाओ। हर बच्चे को एटलीस्ट ट्राई करना है, 2 मिनट दूंगा मैं सब क्वेश्चन में मिनिमम। ठीक है, ट्राई करो, चैट में आंसर करो, अगर आता है तो, नहीं आता है तो डिस्कस लिख दो, और अपना पार्ट निभाओ कम से कम, है ना? In a nuclear fission, 0.1% mass is converted into energy. The energy released by the fission of 1 kg mass is what? Energy release निकालना है, कल वाले क्लासेस में भी निकालना सिखाया था। ट्राई करो। जो अमाउंट ऑफ मास कन्वर्ट हो रहा है हीट में, वो कितना है? 0.1% ऑफ 1 kg। जूल में निकालना है आंसर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं निकालना है। बात समझ में आ रही है सबको ये वाली? यूनिट्स का बहुत पंगा पड़ता है इस चैप्टर में। मैंने क्या बताया था? जब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो 931 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद आ रहा Yes, sir. है ना? लेकिन यस यहाँ सर। पे जूल में निकालना है, तो जूल में निकालने के लिए 931 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट चाहिए उसके लिए, तो फिर जिसका भी आंसर आ जाए चैट में लिख देना भाई। यू गेट 1 मिनट। आया क्या किसी का आंसर? नाजू का आंसर आया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाई सबको सॉल्व करना है, 2-3 बच्चों के आंसर के लिए नहीं इतना वेट करता हूं मैं, आप लोगों को सबको बताना है। हम्म। डिस्कस करें बच्चों? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. बेटा एक चीज मैंने समझाई है आपको बहुत अच्छे से, कि अगर आपको नहीं आंसर आ रहा है तो आपको लिखना है, डिस्कस, है ना? आप लोग अगर आंसर भी नहीं बता रहे हो, डिस्कस भी नहीं लिख रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो भाई डिस्कस करते हैं। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, आई एम ग्लैड कि कुछ बच्चों ने किया है ये सॉल्व। ठीक है,
इट्स गुड। ठीक है, चलो भाई। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि आपका कुछ मास है जो कन्वर्ट हो रहा है हीट में, है ना। कितना हो रहा है? 0.1% हो रहा है। कितना हो रहा है? पॉइंट 0.1% हो रहा है, 0.1%। है ना। सो द अमाउंट ऑफ मास एनर्जी इज 0.1%, है ना। अब ये 0.1% है किसका? दिस 0.1% इज ऑफ 1 kg, ना 1 kg का। ये 1 kg मास का ही तो हो रहा है। एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो किस मास के फिजन से हो रही है? 1 kg मास के फिजन से, राइट। फिजन यस में जो 0.1 मास है, 0.1% मास है, वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, है ना। तो निकालो इसको, कितना आ रहा है ये 0.1, कितना आ जाएगा 1 kg का? वन 10 to अपॉन 3। 1/1000 kg आ जाएगा क्या? यस सर। यस सर। है ना, 1/1000 kg आ जाएगा। 0.1% निकालना है 1 kg का बेसिकली, ठीक है। तो इतना मास कन्वर्ट हुआ है आपका एनर्जी में। नाउ यू नो इट ऑलरेडी कि जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कैसे निकाल दो तुम। एनर्जी जो रिलीज होती है उसको कैसे निकालते हो तुम? इट इज E इक्वल्स टू डेल्टा mc², यस सर। है ना। यस सर। पढ़ यस लिया होगा अब सर। तक तो, समझ में आ भी गया होगा ये। तो ये जो मास कन्वर्टेड है, डेल्टा m की वैल्यू है, ये है 1/1000। अभी अभी निकाली है तुमने, है ना। और सिंस आपका आंसर जूल में आने वाला है और ये मास केजी में दे रखा है, ना कि एटॉमिक मास यूनिट में। अगर हमारा मास दिया हुआ होता है एटॉमिक मास यूनिट में, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 931 से, बताया था मैंने तुम्हें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C², है ना। यस सर। लेकिन यस यहाँ सर। पे किलोग्राम में है, और आपका जूल जूल में भी आंसर निकालना है, तो यहाँ पे हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पूरा लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, यस यूनिट्स का सर। खेल है पूरा। तो दिस विल बी 3 × 3 9 हो जाएगा, एंड दिस विल 8 एंड 16, 10⁻³ 16 - 3 बन जाएगा। समझ में आया? 10⁸ 8 + 10⁸8 स्क्वायर है ना इसका, 8 + 8, ये 10⁻16 बन जाएगा। और नीचे से ऊपर जाएगा ये 1000, तो 10⁻³ बन के जाएगा ऊपर। तो ये कितना बन जाएगा? 9 × 10⁻30, सॉरी नॉट माइनस, जस्ट 13, राइट। 9 × 10⁻13 जूल। कौन सा ऑप्शन है भाई? ये ऑप्शन। किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर। नो सर। क्या सबको इजी है? यस सर। कूल। सॉल्व द नेक्स्ट वन बच्चों, सॉल्व द नेक्स्ट वन। यस सर। The radius of germanium Ge nuclide is measured to be twice the radius of beryllium 49. The number of nucleons in germanium is R. ये बताना है आपको कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे जर्मेनियम में, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताने हैं तुमको। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे बताते हैं? ए निकाल के, मास नंबर याद है ए, है ना। उसको यस सर। निकालोगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकल जाएंगे तुम्हारे, है ना। यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ए निकाल लो। बेसिकली ए निकालने के तरीके तुम्हारे पास बहुत सारे हैं। ए निकालने का तरीका मैंने बताया था, फॉर्मूला था, है ना। फॉर्मूला था। यहाँ पे देखो ध्यान से, रेडियस के बारे में बात कर रहा है क्या ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। सो यू कैन यूज दैट यस सर। इंफॉर्मेशन। करो, इस्तेमाल करो इस इंफॉर्मेशन को और सॉल्व करने का ट्राई करो। गिविंग यू 2 minutes फॉर दिस, देन विल डिस्कस दिस क्वेश्चन।
अभिषेक और अंशिका का आंसर आ गया है। आई एम वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स नाउ। महक, डिम्पल, नाजो, उन्नति, मुस्कान, पीयूष, दीप्ति, खुशी, आयुष। हाँ अभिषेक, क्या आ रहा है? सर मेरा ऑप्शन सी आ रहा है सर। हम इसको वैसे भी तो कर सकते हैं, जर्मेनियम का मास, सर जी में जर्मेनियम का मास नंबर 72 आता है तो। कर सकते हो, पर अगर व्हाट इफ कि उसकी कोई आइसोटोप की बात हो रही हो। अगर उसकी कुछ आइसोटोप की बात हुई, फिर आइसोबार की बात हुई। आइसोबार में तो चलो, आइसोबार आइसोटोप में तो चलो सेम रहेगा। आइसोबार में जो मास नंबर है वो बदल सकता है ना। आइसोबार में यस सॉरी, सर। आइसोटोप में सेम नंबर, एटॉमिक नंबर रहता है, आइसोबार में सेम मास नंबर रहता है। तो आइसोटोप की केस में बदल सकता है। तो उस केस में आपको अगर 74 वाला जर्मेनियम की बात हुई तो, है ना, दिक्कत हो जाएगी ना। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तुक्का मारने के लिए सही है, अगर समझ में नहीं आ रहा या टाइम नहीं बचा ना, जैसे लास्ट के 5 सेकंड बचे हैं अभिषेक, और ये क्वेश्चन दिख गया तुम्हें, तुम्हें कुछ तो मार्क करना पड़ेगा। एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ रहे हो मेरी बात? सब लोग सुनना, अगर आपको 5 या 10 सेकंड बचे हैं और तुम तभी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे हो, अब तुम सॉल्व तो कर नहीं पाओगे, ऑब्वियसली इट विल टेक 1 मिनट एटलीस्ट। तो तुम क्या करो, दिमाग, यहीं पे दिमाग काम आता है कि जर्मेनियम का अगर याद आ रहा है 72 मास नंबर होता है कहीं पे, जैसे अभी डिस्कशन हो गया इतना, तो हो सकता है तुम्हें याद रह जाए, तो तुम सीधे मार्क करके फिर आ जाना। उस केस में ऐसे तरह से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जब टाइम है आपके पास, जो कि आपके पास होना चाहिए पेपर में, है ना, तो आप उसको तरीके से ही सॉल्व करेंगे। करें, डिस्कस करें। यस यस सर। सर। अधिकतर बच्चों का आंसर आ गया है वैसे, चलो बढ़िया। लेट्स सॉल्व दिस वन बच्चों। हाँ भाई, तो सबको फॉर्मूला पता Yes, sir. है ना, सबको पता है कैसे निकालते हैं। रेडियस का फॉर्मूला पता है सबको, न्यूक्लियस की, है ना, R इक्वल्स टू, भाई सबको पता है ना, A निकालना है हमें। Yes, sir. यस सर। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए A निकालना पड़ेगा, मास M+P N+P, है ना। तो भाई A निकालने का तरीका यही होता है, R इक्वल्स टू R0 A⁻⁴ और रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है इसने कि जो जर्मेनियम की रेडियस है वो दुगनी है बेरिलियम से, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन हम काम में ले सकते हैं। कैसे लेंगे भाई काम में? अगर हम सबसे पहले निकालते हैं Be के लिए, बेरिलियम के लिए, तो क्या हो जाएगा, R1 मान लेते हैं, लेट्स से उसको, फॉर बेरिलियम कितना हो जाएगा भाई, R1 इक्वल्स टू R0 9⁻⁴ हो जाएगा क्या बच्चों? यस अरे सर। बोलो भाई, है ना। Yes, sir. और जर्मेनियम के लिए कुछ और मान लेते हैं, जर्मेनियम के लिए लेट्स से कि R2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा R0 A⁻⁴ है ना, क्योंकि अभी पता नहीं है ना इसका मास नंबर, पता नहीं, निकालना ही यही है हमें, है ना। तो R1 को R2 से डिवाइड करना पड़ेगा, कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, क्योंकि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन में ऐसा दे दे ना कि भाई इसका ये उससे उतना है ना, इसका वॉल्यूम उससे 4 गुना है, इसका रेडियस उससे ट्वाइस है, दुगना है, तो इसका मतलब समझ जाया करो क्वेश्चन तुमसे कंपेयर करवाना चाह रहा है, क्वेश्चन तुमसे रेशियो निकलवाना चाह रहा है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? यस Yes, सर। sir. यस सर। अगर आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये दे दे कि ये उससे इतने गुना है या ये उसका इतना है, पोर्शन इतना है, यानी कंपैरिजन कर दे बेसिकली दो चीजों में, तो आप समझ जाना कि ये पक्का रेशियो निकलवाना चाहता है तुमसे। रेशियो के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होगा ये, है ना। यू नीड टू फाइंड X/Y, A/B, राइट। बात समझ में आ रही है बच्चों? है ना। ये आपका हिंट है, क्लू है आपका, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। तो क्या हो जाएगा ये, R0 9⁻⁴ अपॉन R0 A⁻⁴ कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा कि सर ऊपर नीचे R0 क्यों ले लिया ये आपने, है ना। अरे कांस्टेंट है ना ये तो, यस सर। Yes, sir. ये थोड़ी बदलेगा, ये तो वैसे भी कट जाएगा, सेम रहेगा तो, है ना। तो भाई ये हो जाएगा 9⁻⁴ कितना होता है बच्चों? क्या इसको यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए? अच्छा ये किसके Sir. इक्वल है, पहले तो ये लिखो, किसके इक्वल है? ये 1/2 के इक्वल है क्या, Yes, sir. है ना। यही तो बोल रहा है ये, ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेरिलियम। जर्मेनियम की जो रेडियस है वो दुगनी है, तो जर्मेनियम R2 तो है, R2 जर्मेनियम है,
तो ये 2 आ गया, ऊपर R1 बेरिलियम है तो ये 1 आ गया, है ना। ये तुम्हारा रिलेशन। तो अब तुम एक काम कर सकते हो, या तो तुम इसका 1/3 निकाल लो, है ना, या फिर तुम क्यूब ले लो दोनों तरफ। बेटर तरीका क्या है, क्यूब ले लो, है ना। इसका भी मैंने क्या कर दिया, होल क्यूब, है ना, और इसका भी क्या कर दिया, होल क्यूब। तो ये तो बन जाएगा आपका 9, 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया ना 3 से तो 1 बन गया, और नीचे भी a की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो नीचे केवल a बच गया, और इधर 1 का क्यूब 1 रहेगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो ये a इक्वल्स टू 72 डायरेक्ट आ जाएगा। क्या ये समझ में आया सोल्यूशन, या डाउट है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को हाँ डाउट है सर। क्या सोल्यूशन में बेटा? No, sir. पक्की बात? यस सर। अगला करो, नहीं तो डाउट नहीं है तो सॉल्व द नेक्स्ट वन। अब टाइम इसला इतना नहीं दूंगा मैं, अब जल्दी जल्दी करेंगे सॉल्व। मास डिफेक्ट निकालो पहले तो। मास डिफेक्ट निकल जाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी भी निकल जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है इसमें तुमको। रिएक्शंस लिख, चाहो तो रिएक्शन लिख लो, अदरवाइज आप मास डिफेक्ट डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। यू जस्ट हैव 2 मिनट्स फॉर दिस। होना चाहिए ये क्वेश्चन। टाइम्स अप। सॉल्व हुआ?
सॉल्व हुआ या नहीं परिधि? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है। ओके, तो अभी आया आपका या एकदम से मेरे बोलने पे याद आया कि आंसर भी देना था? नहीं, अब भी हुआ है, अभी कैलकुलेशन बड़ी थी इसकी। कैलकुलेशन बड़ी थी, चलिए कोई ना, ये बात तो मानता हूँ मैं, कैलकुलेशन में टाइम लग गया होगा। कैलकुलेटर यूज क्यों नहीं करते हो तुम लोग अभी क्लास में? तुमको कैलकुलेटर नहीं यूज सर, करते हो? फिर नहीं। कैलकुलेटर यूज नहीं, कर फिर सकते पेपर हो? में हो नहीं पाता। पेपर के लिए नहीं है ये सब चीजें यार, ये क्लास में तुम्हें थोड़ी ना कोई तुम्हें आधे मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुमसे ये, ठीक है? इसमें टाइम लगता है, ये स्पेसिफिकली इसके लिए बोल रहा हूँ मैं क्लियर कर देता हूँ इस बात को कि मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में जो ये क्वेश्चंस हैं इनके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स होती हैं, तो इसमें टाइम लगता है कैलकुलेशन में। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टॉपिक्स में भी कैलकुलेटर यूज करना है क्लास में, नहीं, लेकिन इसमें कर सकते हो आप लोग, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, अगर आप इसमें कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगा दोगे तो हम क्लास में क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे उतने, राइट? इसलिए बोल रहा हूँ यू कैन यूज कैलकुलेटर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इसके अलावा किसी में नहीं करना है। और चलो भाई डिस्कस करें। यस सर। यस। कैलकुलेशन का तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, अगर किसी का नहीं भी हुआ है तो प्रोसेस देख लेना, ठीक है? प्रोसेस देख लेना, अगर प्रोसेस सही है वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है, कैलकुलेशन तुम कर लेना बाद में आराम से। लेकिन हाँ ये बात है, कैलकुलेशन करे बिना आंसर नहीं आते हैं, तो कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग तो करनी पड़ेगी तुम लोगों को, राइट? हाँ भाई, सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या निकालते हैं हम? मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। है ना? अब इस रिएक्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा मास डिफेक्ट? पहले तो एक तो प्रोटॉन बन रहा है ना? प्रोटॉन बन रहा है, न्यूट्रॉन है इसमें, न्यूट्रॉन बन रहा है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा भाई? बाइंडिंग एनर्जी निकलवा रहा है आपसे। तो लेट्स से कि z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बने, एक प्रोटॉन का मास था mp जो कि दिया हुआ है ना? इसके साथ में तुम्हारा a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बने होंगे, है ना? और एक न्यूट्रॉन का मास था m n। ये समझ में आता है सबको? ये हमने पहले भी लिखी हुई है, ये वाला ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से समझ में आता है यस सर। सबको ये, है ना? यस सर। टोटल मास निकाला है हमने इसका। अब बाइंडिंग एनर्जी निकालनी यूरेनियम 238 की, बाइंड हो रहा है मतलब, तो आपको ऑब्वियसली ये तो आपका जो न्यूक्लियॉन है वो बना है ना? इसमें से आपको निकालना पड़ेगा यूरेनियम 238 का मास, है ना? यूरेनियम 238 का जो आपको m दे रखा है, कैपिटल M जो मास दे रखा है आपको, वो माइनस करना पड़ेगा आपको इसमें से। सो राइट इट डाउन, माइनस m ऑफ यूरेनियम 238, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों ये? दिस विल बी 92, 92 यूरेनियम के z में, यूरेनियम में z की वैल्यू क्या होती है? 92 होती है, अरे 92 होती है ना? यस सर। यस सर। तो क्या हो जाएगा? 92 मल्टीप्लाई बाय mp की वैल्यू कितनी दे रखी है? मास ऑफ प्रोटॉन 1.00785, है ना? प्लस a माइनस जेड, a की वैल्यू कितनी है यूरेनियम 238 में? 238 है क्या? यस यस सर। सर। और z की वैल्यू कितनी है? 90। तो ये हो जाएगा 238 माइनस 92 मल्टीप्लाई बाय mn की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.00866 AMU। अब इसमें से माइनस करना है आपका यूरेनियम 238 का मास, विच इज 238.050783, ठीक है? काफी लंबा जाता है डेसिमल की, ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, लेकिन तुम्हें पूरी वैल्यूज को यूज करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। यूरेनियम 238.05 तक भी लोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि तुम ध्यान से देखो ना ऑप्शंस में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे 801 है, यहाँ पे 18.7 है, यहाँ पे 0.7 है, यहाँ पे 1801 है। क्या आपको ये समझ में आ रही है बात मेरी? यस सर। आपके यस। ऑप्शंस बहुत डिस्टेंस है ना, डिफरेंस बहुत ज्यादा है ऑप्शंस में, तो इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है कि सर ये तो हमें एक एक डेसिमल तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं भाई। अगर ऑप्शंस ऐसे आए हैं कि बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं, तो आप करो ना डेसिमल तक कैलकुलेट, थोड़ा सा आप दिमाग यूज करो, ऑप्शंस को देखो और फिर अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन किया करो, ठीक है? चलो भाई क्या हो जाएगा ये?
इसको सॉल्व किया होगा ना तुम लोगों ने, अब इतना टाइम लिया है तो। क्या आ रहा है आंसर? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। ऑप्शन डी आ रहा है सर। ऑप्शन 1.93। अरे भाई डेल्टा एम तो बता दो पहले। 1.9342। यस सर, कुछ ऐसे समथिंग आ रहा है। यस सर। एटॉमिक मास यूनिट में आएगा ये सब, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा एम को मल्टीप्लाई करते हैं सी स्क्वायर से, लेकिन अगर डेल्टा एम एएमयू में है 1.934221, तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 931.5 से, राइट? बताया हुआ है मैंने। यस सर। मेगा sir. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। क्या आएगा भाई? 1801। डी ऑप्शन। इज दैट राइट? यस सर। यस यस। ठीक है, तो ऐसे करना है भाई सॉल्व, ठीक है, ऐसे करना है सॉल्व। समझ में आया या डाउट है कुछ? आ गया सर समझ। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी थी इसलिए हमने माइनस किया है आपका पूरे यूरेनियम का मास, ठीक है। हाँ भाई, ये तुमने पहले करा हुआ है, पढ़ा हुआ है मतलब। तो देखिए, आपको पता है क्या कि क्या आंसर आता है इसका? ये जो कॉम्बिनेशन है बेटा, ये तुम्हें कौन सा कॉम्बिनेशन जो है गेट्स का, ये तुम्हें क्या देता है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये तुम्हें बताना है। दिमाग लगाओ, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, सोच लो, समझ लो और फिर आंसर करो। टेक 1 to 2 minutes, दिमाग लगाओ। पढ़ा है तुम लोगों ने कल इतना कि तुम इसको कर सको सॉल्व। अल्फा बीटा गामा, कोई पूछ रहा था क्या कल कि अल्फा बीटा गामा के क्वेश्चंस करा दो सर, यस सर। है ना? बेटा अल्फा बीटा गामा इसी साल हटवाया है नीट ने, है ना? तो मैंने क्रॉस चेक भी किया था, क्वेश्चंस आए हुए थे, आप सही बोल रहे थे, लेकिन वो अब नहीं आएंगे, ओके सर। ठीक है। क्रॉस चेक मैंने किया कि हटा दिया है ना पक्का, क्योंकि मेरे को जहां तक याद है, मैं अपडेटेड जो मैंने पढ़ा था लास्ट सिलेबस, तो उसमें हटा दिया था। लेकिन सिंस ऑब्वियसली इट इज इम्पोर्टेंट कि आपका कोई टॉपिक रह नहीं जाए, सो कंफर्म्ड इट। एंड अगर हम रही बात पढ़ने की, तो डेफिनेटली विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस। हमारी प्रैक्टिस जो हम करेंगे ना, उसमें क्वेश्चंस हम ले लेंगे, तो इसलिए परेशान मत होना, छूटेगा नहीं कुछ भी। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या आंसर आ रहा है भाई? कौन सा वाला कॉम्बिनेशन है, क्या है ये? सर मेरा 4th आ रहा है। सर मेरा और गेट XOR, आ रहा है। सर और गेट। OR गेट, यस OR सर। गेट, ठीक है जी। हाँ भाई, तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो ये आपका बन रहा है A बार डॉट B बार का होल बार। A बार और B बार तो इनपुट में दे रहे हो तुम लोग, A बार और B बार किस में दे रहे हो? इनपुट में दे रहे हो, इनपुट। है ना? और उसके आगे भी तुमने ध्यान से देखो, वो छोटा वाला सर्कल बना हुआ है क्या, यस सर। यस सर। है ना? तो छोटे वाले सर्कल का मतलब ही होता है नॉट, यस सर। यस। नेगेशन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि साफ ये आपका A+B बार का भी बार है। यानी कि अगर आप एक A बार और B बार को साथ में देख रहे हो, तो उसका भी नेगेशन लेना पड़ेगा आपको। यानी कि अगर आप ऑलरेडी नेगेशन का नेगेशन लेते हो, तो वो तो कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, A+B बन जाएगा वो तो। नहीं समझ में आई बात? जैसे कि अगर इसको हम देख रहे हैं A बार+B बार का होल बार, A बार+B बार देख रहे हैं, ये समझ में आया? ये A बार है, ये B बार है, इनपुट दोनों, है ना? यस इनपुट में दे सर। रहे हो तुम, ठीक है। और इसमें भी ये सर्कल वाला जो बना हुआ है, इसका मतलब ये नॉट गेट है कहीं ना कहीं, है ना? नॉट का कॉम्बिनेशन है ये, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो नॉट के कॉम्बिनेशन में हमें इसको एंड में नेगेशन लगाना पड़ेगा पूरे पे,
तो इसका जो कॉम्बिनेशन मतलब इसका जो आउटपुट आएगा फाइनली वो आएगा तो a प्लस बी ही। Yes, sir. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो दिस विल बी योर ओर गेट। a प्लस बी क्या होता है? a प्लस बी इक्वल्स टू सी किसका फॉर्मूला था? Or और गेट। और गेट। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। चलो भाई कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे पूछा था, आई गेस डिम्पल ने पूछा था पेपर से ही, क्योंकि मैं अब चालू कर रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो डिम्पल ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। फिर कौन सा क्वेश्चन था डिम्पल, एक बार रिमाइंड कराओ। 5th क्वेश्चन था क्या? डिम्पल है भी क्लास में? चली गई है क्या ये लड़की? 5th में डाउट है क्या किसी को? चलो तुम बता दो। डिम्पल आप क्लास में हो? डिम्पल हाथ ऊपर क्या कर रहे हो बेटा? अनम्यूट करो। अच्छा, अनम्यूट नहीं करते हो क्या आप? चलो ठीक है, 5th, हाँ ठीक है। हाँ रिप्लाई कर दो, मतलब कोई ना। हाँ भाई 5th क्वेश्चन पीडीएफ है तुम लोगों के पास में? पीडीएफ है तुम लोगों के पास में? हाँ ना तो बोलो यार। सर रिव्यू लिंक है। रिव्यू देख के देखते हैं क्या लोगे? सर, रिव्यू से देख लेंगे। चलो एक काम करो, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, तुम्हें याद आ जाएगा वैसे। क्वेश्चन कुछ ऐसे था 5th क्वेश्चन कि EGN रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल और न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन दो प्रोटॉन। यही था कुछ? यस सर। यस सर। उनका सेपरेशन दे रखा था 1 फर्मी मीटर के अराउंड। जहां तक मुझे लग रहा है यही क्वेश्चन था। E, G और N 3 तरह के फोर्सेस हैं जो दो प्रोटॉन्स पे लग रहे हैं। दो प्रोटॉन्स के बीच का जो सेपरेशन है वो तुम्हें दे रखा है 1 फर्मी मीटर। ठीक है यस डिम्पल, सर, बिल्कुल। ये क्वेश्चन था, है ना? तो तुमसे रिलेशनशिप पूछ रहे थे बिटवीन N, E और G, यानी कि कौन बड़ा है, बेसिकली ये पूछ रहे थे। ये क्वेश्चन था। किस किस को डाउट है इस क्वेश्चन में? किस किस से हो गया था ये? किस किस से हो गया था पहले वो हाथ ऊपर करो। जेन्युइनली हो गया था तब करना है, ऐसे नहीं कि भाई हाँ सर हो गया होगा, याद तो नहीं आ रहा है सर पर हो गया होगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो 1 फर्मी मीटर में आपको बता दूं काफी बड़ा डिस्टेंस होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फोर्सेस। बेटा ध्यान से सुनना डिम्पल, खासकर आप, सिंस ये आपने पूछा था, और बाकी बच्चे भी, क्योंकि तुम लोगों में से भी कई लोगों को नहीं आया होगा समझ में। अच्छा क्वेश्चन था। तो भाई क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर दो प्रोटॉन है जिससे, है ना, कोई भी दो सब एटॉमिक पार्टिकल है, नॉट जस्ट नेसेसरली न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन के बीच में भी पूछ सकता है। तो ऑब्वियसली सारे तरह के फोर्सेस लगेंगे, सिंस इनका कुछ तो मास होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स भी कुछ कहीं ना कहीं तक लगेगा, इन केस अगर कंसिडर कर रहे हैं तो। लेट्स से क्या लग रहा है, लेट्स अज्यूम, है ना। तो अभी हम डिस्कस करना है हमको इसका रिलेशन कि भाई EG और N में कौन बड़ा आने वाला है, कौन छोटा आने वाला है। तो ये स्टार्ट करेंगे हम इस चीज को समझने से कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं बेटा, वो लेस देन 10⁻⁻12 फर्मी मीटर पे एक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये बहुत स्ट्रांग रहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। जो सिग्निफिकेंस रहता है ना, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है बहुत। न्यूक्लियर फोर्स क्या रहता है बेटा? शॉर्ट रेंज फोर्स। क्या होता है ये? शॉर्ट रेंज। इसका रेंज बहुत छोटा होता है। स्ट्रांग होते हैं बिल्कुल, लेकिन रेंज छोटा होता है ना। तो 10⁻12 मीटर या उससे कम में आपका सिग्निफिकेंस रहता है इसका। फर्मी स्केल पे डील किया जाता है इससे, फर्मी मीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तुमने जो सेपरेशन यहाँ दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1 फर्मी मीटर। है ना। तो ये स्केल तो बहुत बड़ा हो गया, यस सर। है ना। यस तो सर। यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स इसलिए आपका आ जाएगा, therefore nuclear force is the smallest force। यहाँ पे इस केस में क्या आ जाएगा? स्मॉलेस्ट फोर्स आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? यस Yes, sir. सर। सबसे छोटा तो न्यूक्लियर फोर्स आने वाला है ना। अब E और G की बात करते हैं। तो E और G में कैसे कंपेयर करें? E और G में आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि आप इनके बीच का जो सेपरेशन है ना, लेट से 1 मीटर ले लो, क्योंकि अब 1 फर्मी मीटर पे तो कैसे आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। आप लेट से 1 मीटर ले लो, दोनों के लिए ले लो,
है ना। ई के लिए भी 1 मीटर ले लो, जी के लिए भी 1 मीटर ले लो। तो ई कैसे निकालते हैं भाई, के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से निकालते हैं क्या। सर और जी कैसे निकालते हैं, सॉरी जी बोल रहा हूँ, हाँ मतलब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते हैं, जी ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे थोड़ा ये डाउट हो जाएगा, जी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, तो इसको मैं एफ जी लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे हम जो कांस्टेंट यूज करते हैं ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो भी जी लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना। ये लिखते हैं हम जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से, इज दैट राइट। यस सर। Yes, यस sir. सर। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस कॉमन, जैसे कि 1 मीटर ले ली मैंने आर, सिंस ये दोनों ही रेडियस डिपेंडेंट होते हैं ना, तो मैंने दोनों के लिए 1 मीटर ले लिया कॉमन ली, है ना। अब मैं बाकी चीजें पुट कर रहा हूं बेटा। स्क्रीन विजिबल है क्या, यस सर। यस Yes, सर। sir. क्या बोल रहे हो। यस सर, विजिबल है सर। लेकिन मतलब बड़ी दिख रही है नॉर्मल से या फिर वैसे ही सही है। Sir, बड़ी दिख रही है। बड़ी दिख रही है, ठीक है कूल, वेट। अभी अभी नॉर्मल है सर। Sir, normal. नॉर्मल है, ठीक है। सो वी वर डिस्कसिंग कि आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे के की जगह उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, के की जगह उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या करोगे, के की जगह रखोगे 9 इंटू 10 है ना। यस सर। Q1 Q2 आप अज्यूम कर सकते हो, दो प्रोटॉन है जैसे कि दे रखा है, तो दोनों के ऊपर चार्ज पता है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर 19, 10 की पावर -19, यस सर। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तुम्हें पता है, ठीक है। तो भाई इसका स्क्वायर कर देना, Q1 Q2 की जगह, आर की जगह तुम क्या लिखोगे, 1 मीटर का स्क्वायर ना, 1 स्क्वायर, है ना। ऐसे ही इसमें जी की जगह क्या लिखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स में 6.67 इंटू 10 की पावर -11 लेते हैं क्या, यस सर। है ना। और m1 और m2 की जगह क्या लिखोगे, प्रोटॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31, 31। है ना। इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, m1 m2 लिख रहा है तो, यस सर। है ना। और डिस्टेंस तो वही r1 का स्क्वायर है ही सही। तो जब बेटा इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा ना उसमें अच्छा खासा डिफरेंस आएगा, अच्छा खासा डिफरेंस एज इन आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल के आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, सॉल्व करके देखना, ये आएगा 10 की पावर -28 न्यूटन के अराउंड, 10 की पावर -28 न्यूटन के अराउंड। और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो आएगा 10 की पावर माइनस अप्रोक्सीमेटली 71 न्यूटन के अराउंड। 71 और 28 में डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस सर। है ना। कौन सा बड़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा आ रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा आ रहा है यहाँ पे। ग्रेविटेशनल। अरे भाई माइनस में बात चल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सर। E इज ग्रेटर देन G इज ग्रेटर देन N। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात Yes, समझ sir. में आई, डिम्पल सवाल सॉल्व हुआ, समझ में आया। सर उसमें ना क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड दिया था और पूछा था कि, और उसका आंसर सबसे बड़ी न्यूक्लियर फोर्स थी, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक थी, फिर जी थी सर। क्वेश्चन में Yes. कुछ और दे रखा था, यस सर। यस। इसमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में। सर मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। सर लेटर E G and N represent the magnitude of electromagnetic, gravitational and nuclear forces between two protons given separation of 1 meter Fermi. Then ओके कूल, ओके हाँ, तो हमें 1 फर्मी मीटर ही लेना, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी। और प्रोटॉन्स के केस में ले रहे हैं हम, यहाँ पे प्रोटॉन के केस में ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हाँ देन दैट इज N इज ग्रेटर देन E ग्रेटर देन G। ट्रू 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 ट्रू। अगर आपका के केस में यहाँ पे लिया जा रहा है और 1 फर्मी मीटर ही है, तो आपका सबसे फोर्स आएगा, क्योंकि अगर आपका न्यूक्लियस के अंदर ही बात हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर ही आपकी बात हो रही है, तो आपका जो प्रोटॉन है शॉर्ट रेंज के अंदर ही लाई करने वाला है, देन देर विल बी न्यूक्लियर फोर्स मोर देन, ये ई आपका तब भी ग्रेटर देन जी आना चाहिए,
ई ग्रेटर बच्चों, ई ग्रेटर देन जी आ रहा है क्या? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में। यस सर। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी अभी? सर वॉइस Yes, ब्रेक sir, हो अब रही तो है। आ रही है। अब आ रही है सर। एम आई ऑडिबल बच्चों? आवाज आ रही है? यस सर। यस यस सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ई ग्रेटर देन जी तब भी आना चाहिए आपका। ई ग्रेटर देन जी उस केस में भी आएगा, प्रोटॉन के केस में भी ई ग्रेटर देन जी आएगा। इलेक्ट्रॉन का केस होगा ना, तब आपका न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो सेपरेशन आपका बड़ा हो जाएगा। लेकिन इस केस में भी ई ग्रेटर देन जी तो आएगा। न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट रेंज में न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना। लेकिन ई और जी में कंपैरिजन का जो तरीका है ना, वो एकदम सही है। डी ऑप्शन बता रहे हो ना तुम इसका? डी ऑप्शन क्या दे रखा है? सर सबसे बड़ी न्यूक्लियर फोर्सेस है, फिर हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, फिर हाँ सही है। ग्रेविटेशन। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर ग्रेविटेशनल, राइट। यस सर। कूल कूल कूल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेकंड नंबर पे आ जाएगी फिर उस केस में। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी छोटी आएगी, और उसको सॉल्व करने का जो तरीका हमने लिखा है ना, वो एकदम सही है। आप एक डिस्टेंस अज्यूम कर लो, है ना। आप एक डिस्टेंस अज्यूम कर लोगे तो कंपैरिजन इजी हो जाएगा आपका। ठीक है, वन फर्मी मीटर भी ले सकते हो आप डिस्टेंस, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपके प्रोटॉन की बात हो रही है और 1 फर्मी मीटर की बात हो रही है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करके चलते हैं जनरली। इलेक्ट्रॉन के केस में फिर आपका एन सबसे पीछे चला जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बात समझ में आ रही है क्या सबको? अगर दो इलेक्ट्रॉन यस। होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो काफी ज्यादा होता है। तो आपका जो न्यूक्लियर फोर्सेज है वो जनरली न्यूक्लियस के अंदर ही स्ट्रॉन्ग, मतलब वर्क करता है मेनली, है ना। उसका जो रेंज है वो बड़ा कम होता है, क्योंकि क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, स्क्रीन। आगे चले। स्क्रीन चली गई? यस सर चली गई यस। सर। यस सर। वेट, अभी दिख रही है क्या? नहीं सर अभी नहीं दिख रही है। दिखनी तो चाहिए बच्चों। सर अब दिख रही है। वेट करो, वेट करो। लेट्स सॉल्व दिस थिंग वंस एंड फॉर ऑल। अभी विजिबल होगी। यस सर। हम्म चलें भाई, आगे चलें। बेसिक मैथ्स कर लें थोड़ी सी। यस सर। ठीक है, यस सर अब विजिबल बहुत है। ही सरल सरल सवाल है आज की क्लास में, तो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो ट्राई करना कि सारे सॉल्व हो जाए। ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, हार्डली आई गिव यू 1 मिनट। सिंस आज फर्स्ट है तो मैंने ज्यादा इजी, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन लिए नहीं है, बहुत इजी लिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। बताओ भाई, आंसर बताओ, फर्स्ट वाले का क्या आ रहा है? फर्स्ट वाले का आंसर बताएंगे क्या आ रहा है? सबको बताना है यार, ये तो सबको पता होगा। अरे ये क्वेश्चन तो सबको आता है, इसमें कोई वो थोड़ी ना है कि तुमने ये पढ़ा नहीं है। 10th क्लास से पहले पढ़ लिया है तुमने ये, 10th क्लास तक पढ़ चुके हो तुम ये सब चीजें, राइट। साइन थीटा टेन थीटा निकालना तो आता ही है। यस सर। क्या आंसर आ यस रहा है भाई? सर। सेकंड ऑप्शन, यस सर। है ना। सेक थीटा क्या यस होता है सर। भाई? पाइथागोरस ट्रायंगल में सेक थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। एच यस अपॉन सर। एच अपॉन बी, यस सर। है ना। तो यानी कि एच कितना है? 5, बी कितना है? 3, तो पी कितना हो जाएगा? 4, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है ना। यस सर। तो साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। कितना हो जाएगा ये? 5। 4/5। 4/5। टेन थीटा क्या होता है? पी बाय बी। 4/3। 4/3। आगे चलें। ओके, यस। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आपने किए होंगे कभी सॉल्व, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ देम। थोड़ी लेंथ ज्यादा है क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन है इजी। ठीक है, सॉल्व करो इसको।
लेंथ ज्यादा होने का मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बल्कि क्वेश्चन इजी ही होते हैं जनरली ऐसे। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे। ये जो अजीब सा नंबर है ना बेटा, ये 10√3 है। ये फ्रॉम अनदर प्लेस बी लिखा हुआ है ना, Yes, sir. ये 10√3 है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो परेशान मत होना। यहाँ पे मैंने डायग्राम में लिखा भी हुआ है वैसे, ठीक है। Angle of elevation is the angle which line of sight makes with the horizontal. Angle of elevation of the top of the building is 30 डिग्री। ए से बिल्डिंग तक अगर आप देख रहे हो मान लो, तो वो 30 डिग्री का एंगल आप बना रहे हो ऐसे, ठीक है। फ्रॉम अ प्लेस ए एंड बिकम 60 डिग्री फ्रॉम अनदर प्लेस बी, जो कि है 10√3 मीटर फ्रॉम ए। तो ए से बी की दूरी है 10√3। बहुत इजी सवाल है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग बतानी है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं ना सबको? एक मिनट मिलेगा आपको और करो जल्दी सॉल्व। हुआ क्या, सॉल्व हुआ क्या? क्या आंसर आ रहा है? डी आ रहा है डिम्पल का। करें, डिस्कस करें या टाइम चाहिए और? बेटा सॉल्व करें, कुछ बोलोगे? Yes, sir. हम्म, Yes, sir. Yes. सॉल्व करें, चलो। तो आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर वैल्यू पता है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो लेट्स अज्यूम कि ये वाली हाइट है आपकी h, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस है d। तो मुझे ये बताओ 1060 कितना हो जाएगा? √3. √3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये h/d हो जाएगा क्या, Yes, sir. है ना? तो हमको सिंस निकालना क्या है इसमें, क्या निकालना है हमें? h निकालना है, हाइट। Height. तो पहले हमें d निकालना पड़ेगा ताकि उसकी वैल्यू रिप्लेस करके हम कॉमन वैल्यू ले पाए ना d की, h की, है ना। d h की टर्म्स में निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे, नो है ना। सर। दो इक्वेशन चाहिए रहेगी हमें, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पहले डिफाइन करते हैं d को। d क्या हो जाएगा? h/√3 हो जाएगा क्या? अरे हाँ या ना बोलो, यस सर। है ना। ऑल्सो 10√3, 10√3 नहीं सॉरी 1030 डिग्री, 1030 डिग्री ये वाला कौन सा ट्राइंगल है? इसको कुछ बोल देते हैं, ए बी, ये सी है, ये आपका हो गया ओ, तो ये हो गया आपका ए सी ओ ट्राइंगल, है ना। और ये आपका हो गया ट्राइंगल ए
BCO, सॉरी ये हो गया BCO और ये हो गया ACO। ACO के लिए 1030 क्या हो जाएगा बच्चों? H अपॉन 10√3 प्लस D हो जाएगा क्या? देख के बताओ, Yes, sir. यस सर। है ना? और D की वैल्यू कितनी है? H/√3, Yes, sir. यस सर। ठीक है। और 1030 कितना होता है? 1√3. 1 by रूट root, Yes. and this is 10√3 plus H/√3. Now all you need to do is just solve this equation. इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी H की वैल्यू आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ H, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका H आ रहा है 15 मीटर। कितना आ रहा है? 15 meter. ठीक है, हो जाएगा। Yes, sir. फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आगे चले या इसको सॉल्व करना है एलसीएम लेके? Yes, sir. करना है? No, sir. ठीक है, अगला करो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन शोन इन फिगर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना आता है सबको? Yes, sir. करो, बताओ सॉल्यूशन क्या होगा। क्या आ रहा है भाई? डी ऑप्शन आ रहा है, डिस्कस सर। डिस्कस। क्या बात कर रहे हो यार? सर याद नहीं आ रहा स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला। कोई बात नहीं, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला नहीं भी आता ना तो भी हो जाएगा ये। देखो कैसे करेंगे, बताओ, देखता हूँ दिखाता हूँ। इंटरसेप्ट क्या होता है पता है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। इंटरसेप्ट पता है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये आपका जो ग्राफ है, दिस इज योर ग्राफ, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन जिसका आपको इक्वेशन लिखना है ना, जिसकी आपको इक्वेशन लिखनी है। यस सर। तो ये 8 पे इंटरसेप्ट कर रहा है वाई एक्सिस को। Yes, sir. यस सर। और इसका स्लोप अगर हम निकालना चाहें, स्लोप, तो क्या हो जाएगा? स्लोप निकाल के बताओ। स्लोप पता है कैसे निकालते हैं? नहीं पता? सर स्लोप tan थीटा से। ये हो जाएगा बेटा y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, यानी y को कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है और x को कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है। तो दिस इज 8/6 माइनस 4/3। ये समझ में आया? ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. है ना? और इंटरसेप्ट जब आप इसका निकालोगे तो इंटरसेप्ट आपका आएगा c इक्वल्स टू 8। c इक्वल्स टू 8 विल बी योर इंटरसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे ये आपका इंटरसेप्ट कर रहा है y एक्सिस को 8 पे, है ना? सो अगर आप y की टर्म्स में इक्वेशन लिख रहे हो तो ये बनेगा y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये पता है इक्वेशन सबको, जनरल इक्वेशन ऑफ Yes, स्ट्रेट लाइन। Yes, sir. दिस विल कम एज माइनस ऑफ 4/3 x प्लस 8। इसका एलसीएम जब लोगे तो ये उधर चल जाएगा, 3y प्लस 4x इक्वल्स टू 24। सो दिस विल बी योर आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, अगर कभी ऐसा भी लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा तो क्या करोगे, पुट करके देख लो वैल्यूज। जब x एक्सिस को ये कट कर रहा है, जब x एक्सिस को ये कट कर रहा है 6 पे,
तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 होनी चाहिए क्या, Yes, sir. Yes, sir. है ना। y की वैल्यू 0 रखो इस इक्वेशन में, y इक्वल्स टू 0 प्लस x की जगह क्या रखोगे जब y 0 हो रहा है, तो x की जगह क्या रखोगे जब y 0 हो रहा है, तो अरे यार ये सर तुम्हारी, 6। ये तुम्हारा ग्राफ है, तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कट कर रही है 8 को, यहाँ पे कट कर रही है 6 को, राइट। तो अगर इस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ कि y 0 है क्योंकि x एक्सिस है ये ना, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 6 है ना बेटा, Yes, sir. यस सर। है ना। तो यहाँ पे x y की जगह 0 रख रहा हूँ, तो x की जगह क्या रख दूंगा, 6 रखूंगा क्या। Yes, sir. तो ये Yes, आ रहा है sir. क्या 24 LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है क्या, Yes, sir. Yes, sir. यस सर हो रहा समझ में आया कैसे निकाल सकते हैं, और है। है ना। इसको कहीं और यस रख के सर आ देखो, गया। इसको कहीं और रख के देखो नहीं होगा सॉल्व, जैसे इस वाले इक्वेशन में रख लेते हैं, इस वाले में, है ना। y को 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 18 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। Yes. 6 4 जा 24 इक्वल्स टू 18 होता है क्या, No, sir. नहीं होता। तो इससे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा, समझ में आया, यस सर आ गया। है ना। चलो भाई डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे आज, आज डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे, करो। इंटरसेप्ट वाला तो समझ में आया ना बेटा, ये लास्ट वाला c इक्वल्स टू 8 कैसे आया, ये समझ में आया ना सबको, Yes, Yes. sir. यस सर। है ना। यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने बेसिकली x को 0 रखा है भाई, अगर आप इसमें x को 0 रख दोगे तो ये y इक्वल्स टू c आएगा ना, है ना। सो दिस Yes, विल बी योर इंटरसेप्ट, तो x को 0 रखने पे y इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 8 ही तो आ रहा है, तो ये तो c का वैल्यू होगा, है ना। ऐसे निकाला है, ठीक है। एक को 0 रख के दूसरे की वैल्यू निकल सकती है बेसिकली, ऐसे सॉल्व कर लेना मतलब आगे, ठीक है। चलो भाई इसका आंसर बता दो जल्दी से क्या आ रहा है। आ गया, यस सर। क्या आया, थर्ड ऑप्शन सर। ओके। भाई 4/x³ को कैसे लिख सकता हूं मैं, ये बात तो बहुत ही इजी है। अगर 4/x³ लिखा हुआ है तो उसको मैं 4 इंटू एक्स की पावर -3 लिख सकता हूँ क्या, Yes, sir. यस सर। है? तो अगर मैं y इस फंक्शन को ले रहा हूँ और इसका डिफरेंशिएशन मुझे निकालना है x के रिस्पेक्ट में dy/dx, तो ये क्या हो जाएगा -4 इंटू 3, हाँ या ना, ऐसे लिखते हैं ना, पहले आगे लेके आते हैं ना पावर को, है ना। 4 इंटू -3 लिखेंगे ना भाई, अरे yes, यार sir. Yes, sir. तो मैं वैसे ही लिखता हूँ, वरना मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में नहीं आएगा। नहीं सर आ रहा है। तो तुम यस सर नो सर तो बोलते ही नहीं हो, मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें समझ में आ रहा है। अब ये जो x की पावर होती है, x की पावर अगर n है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है क्या, Yes, यस sir. Yes, सर। sir. है ना। तो -3 -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा सर। है ना। तो ये माइनस कितना हो जाएगा, ये -12 एक्स की पावर -4 या फिर -12 अपॉन एक्स की पावर 4, समझ में आया कैसे लिखा ये, यस सर। Yes, sir. है ना। कौन सा ऑप्शन, थर्ड C. ऑप्शन है सर। Third option. नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे।
कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो? यस सर। चलो इजी है ये भी। चेन रूल पढ़ा है? चेन रूल, चेन रूल पढ़ा है क्या बेटा? Yes, sir. चेन रूल यूज होगा नो। इसमें, डिफरेंशिएशन का चेन रूल यूज होगा इसमें, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो आप अगर दो वेरिएबल्स हैं, y को अगर u की रिस्पेक्ट में अलग से मल्टीप्लाई t ले लो, t के रिस्पेक्ट में अलग से डिफरेंशिएट किया जा रहा है और x को भी करा जा रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए। चेन रूल क्या होता है? सर ये तो आता है। आता होगा यार, पढ़ा हुआ होगा तुमने, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। dy बाई यस डी सर। टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये होता है। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन होते हैं ना बेसिकली, तो इस तब यूज होता है, ठीक है, कॉमनली निकालना होता है तो वो यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा और फाई दो अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हैं। करो ट्राई, नहीं आता है तो बताते हैं फिर आपको, ट्राई तो करो पर। करूँ, सॉल्व करूँ? यस सर। भाई देखो, इसको ऐसे समझो ना, अगर आपको y का डिफरेंशिएशन करना है, y का ही पूछ रहा है ना ये, t के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना y का, यस Yes. सर। है ना। लेकिन ओमेगा टी और फाई दो अलग अलग कांस्टेंट्स हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, राइट। दो अलग अलग कांस्टेंट्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप क्या करो, आप पहले इनको एक कंबाइन करके इसका डिफरेंशिएशन कर लो टी के रिस्पेक्ट में। क्या बोल रहा हूं मैं, कि इसको लिख लो, मान लो लेट्स से कि ये है आपका u इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाइव, एक अलग से हमने फंक्शन बना दिया, समझ में आ रही बात। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डी यू बाई डी टी निकाल लेता हूँ मैं पहले। क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी टी ओमेगा हो जाएगा क्या बेटा, देख के बताओ, डी यू बाई डी टी ओमेगा हो रहा है क्या, Yes, sir. Yes, ना? sir. अब मैं अगर इसको लिख रहा हूँ u को, मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव को u लिख रहा हूँ, तो मेरा मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इक्वेशन में लिख सकता हूँ उसको, टू वाई इक्वल्स टू टू साइन u, ये पूरा u हो जाएगा, इसको तो u लिखा Yes, है, राइट। अरे बात समझ में आई कैसे लिखा मैंने ये, Yes, sir. ओमेगा टी प्लस फाइव को रिप्लेस कर उससे, है ना। तो इसको भी रिप्लेस, इसको भी मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा y को, अब u के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही तो वेरिएबल है यहाँ पे, केवल u ही तो वेरिएबल है बचा अब यहाँ पे, है ना। तो y को u के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, cos थीटा होता है क्या, टू cos u हो जाएगा, ये समझ में आया। Yes, sir. अभी जो Yes, चेन sir. रूल वाला फॉर्मूला बताया था वो अब यूज कर लेंगे हम, dy बाई डी टी निकालना था हमको, तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, dy बाई डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय, बोलो, डी वाई बाय DU. डी, ठीक है। निकाला हुआ है दोनों हमने, ये तो ओमेगा है, डी यू बाई डी टी तो, है ना, और डी वाई बाई डी यू कितना है, टू कॉस यू है क्या, Yes, sir. yes, sir. है ना, टू कॉस यू है। अब तो बस वैल्यू पुट करनी है, क्या हो जाएगा ये, टू ओमेगा कॉस, और u की जगह जो पहले लिया था, जो जिसका वैल्यू रखा था उसको रख दो, ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आ गया आपका आंसर डी वाई बाई डी टी का। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है सर। थर्ड ऑप्शन। समझ में आया क्या सबको ये, Yes, sir. यस सर। पक्का। Yes, sir. चलो, यस सर। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको होमवर्क में करना है, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, अगर नहीं होते हैं तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास,
है ना। इसमें कुछ इंटीग्रेशन के हैं, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। ये आपको मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगा इसको। बेसिक मैथमेटिक्स की मैं आपके साथ एक बार डीपीपी भी शेयर कर दूंगा, वो भी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। बेसिकली आप अभी फोकस करो आपके एमटी पे, इस पे फोकस करो आप। सारा बाकी का होमवर्क मैं इसलिए थोड़ा कम दे रहा हूँ या ना के बराबर दे रहा हूँ, ताकि आप है ना फोकस कर सको एमटी पे, ठीक है। और अगर टाइम मिल जाए तो आप लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes. ठीक है। अभी बाकी अगर बाकी बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं भी होते हैं तो भी चल जाएगा, वो मैं क्लास में करा ही रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट लॉजिक गेट्स के कर लेना सॉल्व, और एमटी की तैयारी करो, ठीक है। एक बार रिवीजन चालू कर दो अभी से ही, ज्यादा टाइम नहीं बचा है अब तुम्हारे पास, रिवीजन चालू कर दो 11th-12th का, रिवाइज करके जाना पूरा अच्छे से, तभी हो पाएगा पेपर, वरना बहुत सारा ऐसा लगेगा कि पढ़ा ही नहीं है, रिवाइज ही नहीं किया तो, है ना। चलो भाई, कुछ और किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन। सर लॉजिक गेट के क्वेश्चंस बेसिक सेमीकंडक्टर है ना जो डीपीपी, उसमें मिल जाएगा। सेमीकंडक्टर की जो ओके शेयर करी ना डीपीपी, उसमें है क्वेश्चन, नीचे आके देखना उसमें। ठीक है सर। ओके, बाय बाय बच्चा। Bye, sir. Good night, sir. बाय सर। बाय बाय।